अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इज़राइली वज़ीर ख़ारजा के एक अफसर ने कहा है कि ये अमेरिका की तरफ से इज़राइल के साथ तारीख़ का सबसे बड़ा धोखा है। ये अल्फाज इज़राइलियों के हैं अमेरिका के बारे में, और जो धोखा मिला है इज़राइल को, बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि आपको नहीं पता इज़राइल अमेरिका एक है। मैं मानता हूँ, लेकिन जो अभी हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इज़राइल अपने सबसे बड़े दोस्त अमेरिका से धोखा महसूस कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इज़राइल के अंदर क्या पक रहा है और अमेरिका किस तरह इज़राइल को नज़रअंदाज कर रहा है, इज़राइल क्या महसूस कर रहा है और किसको कहां कहां हार का मजा चखना पड़ रहा है। उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको देता हूं। आपको याद होगा कि ईरान ने जंग के दौरान अमेरिका का F-35 तैयारा गिराया था। दुनिया की बेहतरीन किलिंग मशीन, दुनिया का बेहतरीन लड़ाका तैयारा, सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लेस, और ईरान ने गिरा दिया। लोग सोचते रहे, मैं भी सोचता रहा कि आखिर ईरान के पास ऐसी क्या चीज़ आ गई थी। हुआ ये है कि जो ईरान का ये जो तैयारा जो गिराया था ईरान ने, जिस तरीके से गिराया था, जो पायलट उसमें बैठा हुआ था वो बच गया था। बाय द वे, उसने पहली बार अपना इंटरव्यू दिया है और उसने ईरान के इस शदीद हमले के बारे में जो हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं, दिमाग दंग रह जाता है दोस्तों। ईरानियों ने हमले में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमला किस तरह किया, ईरानी ड्रोन किस तरह काम कर रहे थे, और पायलट के अल्फाज याद रखिए जो उसने इंटरव्यू में कहे। वो कहता है रियल एलियन शिट, यानी एक ऐसी चीज थी जो खलाई मखलूक ही कर सकती है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। उसके इंटरव्यू की दास्तान में आपको सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये किया कैसे उसने, वीडियो में इंशाल्लाह आगे चल के। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप इंतजामिया ने ईरान डील को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा सिफारती सफर शुरू कर दिया। बेचने से मुराद क्या है, बहुत से ममालिक जो इत्तेहादी हैं अमेरिका के, वो इस डील से नाखुश हैं। अब उसने एक नया काम किया है। उसने अपने वजारत खारजा के जो वजीर हैं मार्को रूबियो, उनको एक काम पे लगाया है कि जाओ गल्फ ममालिक में जाके, खलीजी ममालिक में जाके सबको बताओ कि ये डील कितनी कमाल की डील है दोस्तों। तो आज से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो निकल गए हैं, लेकिन खबर ये नहीं है, खबर इसके अंदर छुपी हुई है। हुआ यह है, खलीज या मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की किताब में, अमेरिका के बुक्स में खलीज का मतलब इजराइल भी होता है, लेकिन खबर यह है कि इजराइल इस दौरे का हिस्सा नहीं है। मार्को रूबियो इजराइल नहीं जाएंगे। मार्को रूबियो ने मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया है। एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, शाइल बेन एफ्राइम, उनके मुताबिक इसके 5 मतलब निकलते हैं। पहला मतलब क्या है कि ये इजराइल के लिए वाज़े पैगाम है कि अब वो शख्स जिसको इजराइल अपना सबसे करीबी समझता था, वो भी इजराइल को इग्नोर कर रहा है। कौन? मार्को रूबियो। इजराइल की मदद नहीं कर रहा। दूसरा, इजरायली जो हुकाम है वो इंतहाई खौफज़दा हैं, और ये वाज़े इशारा है कि इजराइल जो है उनकी तशवीश को नज़रअंदाज जानबूझकर किया जा रहा है। साबिक मुशीर हैं ट्रंप के शलोम लिपनर, वो लिखते हैं कि ये बहुत कुछ कहता है कि इजराइल जो रूबियो को ट्रंप इंतज़ामिया में अपना सबसे बड़ा हामी समझता था, उसे उस दौरे की फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया गया। क्या ट्रंप जानबूझकर उसको इजराइल से दूर रख रहा है? तीसरा, नेतन्याहू की हुकूमत के जराए ने शदीद मायूसी का इजहार किया है। अब होता क्या है, 300 अरब डॉलर जो कि ईरान की तामीर नौ के लिए लगना था, जिसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, चूंकि इजराइल चाहता था कि इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल्स को ख़त्म किया जाए, ख़त्म नहीं हुए। अब मार्को रूबियो असल में करने क्या जा रहे हैं, वो 300 अरब डॉलर जो ईरान की तामीर नौ पे लगना है, उसके लिए खलीजी ममालिक को कन्विंस किया जाएगा कि हुजूर आप पैसे निकालिए और आप ईरान की तामीर नौ पर लगाइए। ये बात इजराइल को कबूल नहीं है। चौथा और सबसे बड़ी तौहीन जो हुई है इजराइल की, वजीर खारजा मार्को रूबियो के दौरे के मौका पर नेतन्याहू को आमने सामने मुलाकात का मौका ही नहीं दिया गया। उसको सिर्फ एक फ़ोन कॉल की गई है मार्को रूबियो से, वो भी ट्रंप ने नहीं, मार्को रूबियो वज़ीर खारजा ने फ़ोन कॉल करके बताया है जनाब कि हम गल्फ जा रहे हैं और बस आपको बताना था, दैट्स ऑल। ये ऐसी मुलाकातों के लिए खुद अमरीकी चल के नेतन्याहू के पास आया करते थे। इसराइल का वज़ीर आज़म अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा से मिलना चाहता था, लेकिन उसको फ़ोन पर तरखा दिया गया। इसको कहते हैं प्रोसीजरल डिमोशन, यानी तनज़्ज़ुली, यानी चपेड़। 5वां,
और ये तब हो रहा है जब इजराइल को अमेरिका के दबाव की वजह से लबनान में पेशकदमी रोकना पड़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स और येनेट ने तफसीलात शाया की हैं कि आईडीएफ को सख्त अमेरिकन दबाव के तहत सिर्फ दिफा तक महदूद रहने के अहकामात दिए गए हैं। और इजरायली वजारत खारजा के एक जरिए ने कहा है कि यह अमेरिका की तरफ से इजराइल के साथ तारीख का सबसे बदतरीन धोखा है। दोस्तों, जब यह धोखा हो रहा है इजराइल के साथ, अब मैं आपको बताता हूं कि उफक के उस तरफ क्या हो रहा है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। मीनाब 168 उनके तैयारे का नाम है। ये देखिए आप, क्या खूबसूरत नाम रखा है। वो उन बच्चों के नाम पे है जो मीनाब के स्कूल में शहीद हुए थे। और रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे पहुंच चुका, ये उतरा था। उनको रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल मिला। विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी क़यादत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के सदर, उन सब ने मिलकर इस्तकबाल किया। ये बेसिकली मैसेजिंग होती है पूरी दुनिया के लिए कि हम पाकिस्तान कहां खड़ा है। ठीक है, ये एक मैसेजिंग होती है। दोस्तों, सबसे अहम बात, ये दौरा, ये पेज़ेश्कियान का दौरा जो है वो 28 फरवरी के हमलों के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है। ईरानी सदर ने इस दौरान, जंग के दौरान और जंग के बाद भी कोई गैर मुल्की दौरा नहीं किया। ये उनका पहला दौरा है दोस्तों, और वो अमेरिका से डील के बाद ये दौरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डील करवाई है, और ये सिर्फ सरकारी दौरा नहीं है, ये शुक्रिया का दौरा है। दोस्तों, ठीक हो गया। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। वो जो व्यूअर्स में बेसिकली आप लोगों के अंदर एक टेंशन पैदा करने वाली बात मैं आपके सामने फ्लोट कर रहा हूं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट किया। अब आपको याद होगा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कल के व्लॉग में कि ईरान को जो 300 अरब डॉलर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। ईरान के जो मुंजमद असासे हैं, जो उसके पैसे हैं जो कि अमेरिकन और मगरबी बैंकों में पड़े हुए हैं, वो ईरान को कैसे मिलेंगे। आप याद करें, मैंने कहा था कि अमेरिका का यह ऐलान था कि ये पैसे हम ईरान को देंगे नहीं, इन पैसों के बदले ईरान अमेरिका से अनाज खरीद ले तो ये पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ट्रंप ने एक पोस्ट किया है। वो कहता है जो पैसा या सैंक्शंस रिलीफ अमेरिका ईरान को दे रहा है वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाएगा। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, ये आसान लफ्जों में बताता हूं। एस्क्रो अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी तीसरे के कंट्रोल में होता है, यानी पैसा तो ईरान का है लेकिन कंट्रोल अमेरिका या किसी और मुल्क का रहेगा। ईरान इस पैसे को आज़ादी से खर्च नहीं कर सकेगा। और ट्रंप ने कहा है कि इस पैसे से ईरान सिर्फ अमेरिका से चीज़ें खरीदेगा, खाना, दवाएं, अमेरिकन किसानों का कॉर्न, व्हीट या सोयाबीन। ट्रंप ने इसे इंसानी बहरान यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने के लिए एक तरीकाकार करार दिया, लेकिन ईरान ने इस शर्त को मुस्तरद कर दिया। यह है आज की खबर। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हम सबको पता चल गया है कि इस जंग की असल वजह ईरान की तहजीब को ख़त्म करना था, और अब यह मकसद अमेरिकन किसानों को जमाशुदा एसेट से भारी मुनाफा पहुंचाने में बदल गया है। दोस्तों, लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। मुख्तसर ये कि हम इन फंड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। और यूएन में ईरान के सफ़ीर अली बहरीनी ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। यानी हर तरफ से जो ये एक प्रपोजल था, या यूं कह लें कि क्योंकि डील में इसकी कोई बात नहीं हुई, एमओयू के अंदर इसकी कोई शर्त रखी ही नहीं गई है। आप समझ रहे हैं आप। अब मैं आपको वापस इसराइल की तरफ लेकर चलता हूं। यहां पे दोबारा इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो बहुत ज्यादा। इसराइल इस जंग में कितनी कीमत चुका रहा है अभी तक, मैं पहले की बात नहीं कर रहा, फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी इसराइल इस जंग की कीमत चुका रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। वो कहता है इसराइल के स्टॉक मार्केट और करेंसी इस माह दुनिया के सबसे बदतरीन परफॉर्म करने वाली स्टॉक मार्केट बन गए। इसराइल का सबसे जो बड़ा स्टॉक इंडेक्स है TA35 इस माह डॉलर में 12% गिर गया। ये जो बड़ी कौमी नेशनल मार्केट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में इसराइल की स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा मंदी में जा रही है, और अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बदतरीन माहाना परफॉर्मेंस रही है इसराइल की। अब सोचिए, लोग सिर्फ आपको खबरें देते हैं कि इजरायलियों में हैजान है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि उस हैजान ने इजरायली स्टॉक मार्केट के साथ क्या किया है। इजरायली करेंसी है शेकल, वो इस वक्त तेजी से नीचे गिर रही है। आपको याद होगा जंग में ईरान की करेंसी कहां पहुंच गई थी, वही हाल हो रहा है इजराइल की करेंसी के साथ। वजह क्या है? ईरान के साथ जारी अमन मुज़ाकरात। सरमायाकारों को खौफ है कि यह डील इजराइल को इलाकाई तौर पे कमजोर कर देगी। उन्होंने इजराइल में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है।
पहले जंग की वजह से इजराइल का स्टॉक मार्केट ऊपर गया था, आपको मैं ये खबर देता चलूं, और अमन की उम्मीद में इजराइल एसेट्स बिक रहे हैं। अब आपको समझ आई कि इजराइल को जंग क्यों चाहिए, क्यों हर वक्त उसको किसी न किसी से लड़ना होता है। ये दुनिया के सरमायाकार जो है वो भी मान रहे हैं कि इजराइल के लिए अमन नुकसानदेह है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बनी ही जंग के ऊपर है दोस्तों। और अब सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी जो इजराइल को भुगतना पड़ रही है, ये और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मारियो नोफल की रिपोर्ट है और एक्सियोस का हवाला उन्होंने दिया है। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड में तय पाए मुआहदे ने इजराइल को बहुत बड़ा धचका दिया है। इस मुआहदे के तहत लबनान में एक डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाया गया। यह खबर अब तक आप तक नहीं पहुंची होगी। डी-कॉन्फ्लिक्शन सेल क्या है? यह एक ऐसा निजाम है जो लड़ाई को रोकने के लिए राबताकार का किरदार निभाएगा। इसमें शामिल है अमेरिका, ईरान और लबनान। अब आप सुनिए, लबनान जंग रोकने के लिए अमेरिका, ईरान और लबनान ने एक सेल कायम किया है, लेकिन जो जंग कर रहा है इसराइल, उसको बाहर रखा गया। अब सोचिए, लबनान के मामले में एक कमेटी बनी है जिसमें ईरान तो शामिल है, लेकिन इसराइल को लबनान, जो कि लबनान में लड़ रहा है, जो एक तरह से खुद को फरीक कहता है, उसको बाहर रखा गया है। और इसराइल की जो आज़ादी अमल है लबनान के अंदर, उसको महदूद किया गया है। पुराने 2024 के बाइडन सीज फायर में इजराइल को हिजबुल्लाह के फौरी, इमिनेंट या उभरते हुए खतरात पे हमला करने की इजाजत थी। अब सिर्फ जो फौरी खतरा है, अगर फौरी खतरा यानी हिजबुल्लाह चढ़ दौड़ा इजराइल पे, तब वो खुद को डिफेंड कर सकता है। इस हद तक इजराइल को महदूद कर दिया गया है। इसराइली ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू इस पे हिस्टेरिकल यानी इंतहाई परेशान और गुस्से में है। उनके जो नज़दीक के लोग हैं, लबनान का ये हिस्सा न्यूक्लियर फाइल से भी ज़्यादा खतरनाक है, वो ये लोग कह रहे हैं। यानी ईरान के न्यूक्लियर इशू पे बात भले ना करो, लबनान पे करो, इजराइल इतना हिस्टेरिकल हो गया है। नेतन्याहू ने अपने करीबी जो साथी हैं, रॉन डर्मर, उसको कहा है कि ट्रंप की टीम से बात करो, क्योंकि ट्रंप नेतन्याहू को जवाब ही नहीं दे रहा है। और जब ट्रंप से पूछा गया, सहाफ़ी ने यह सवाल किया, तो ट्रंप का जो जवाब पता क्या था? एक और चपेट थी। वो कहता है, मैं बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, मैं मसले हल करने वाला आदमी हूं, मैं बहुत तेजी से मसले हल कर लेता हूं। बीबी के साथ यानी नेतन्याहू के साथ भी जो मसला है हल हो जाएगा, डोंट वरी। ट्रंप ने एक्नॉलेज नहीं किया कि हाँ इजराइल की शिकायत दुरुस्त है, या इजराइल को, जैसे हमेशा कहते थे कि जी इजराइल को दिफा का हक हासिल है। ये पहली बार हुआ है कि ट्रंप ने ये अल्फाज नहीं कहे कि इजराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, वरना हर दफा ये कहा जाता था। और अब मैं आपको इजरायली पागलपन की हद दिखाता हूं, ये और भी इंटरेस्टिंग है। और ये मारियो नोफल की ही एक पोस्ट है जो शेयर कर रहा हूं। इजरायली सरकारी टीवी ने ट्रंप के ईरान डील साइन करने की वजह ढूंढ ली है। ये अब आप इस पे हंसेंगे, क्योंकि मैं तो हंसता रहा, जब मैं खबर मैंने पढ़ी तो बहुत देर तक मैं हंसता रहा। वजह पता क्या है? 300 अरब डॉलर की फंडिंग वजह नहीं है। गैस की कीमतें ऊपर जा रही थी, वजह नहीं है। बैरे उर्मस बंद थी, ये भी वजह नहीं है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही थी, ये भी वजह नहीं है दोस्तों। वजह पता क्या है? ईरानियों ने एक बरकी मकनातीसी दिमागी हथियार तैयार कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन है इस वक्त ईरान के पास। ये कौन कह रहा है? इजरायली कह रहे हैं। आप मुझ पे मत हंसिए प्लीज, मैं नहीं कह रहा ये, मैं आपको इजरायली पागलपन की हद बता रहा हूं। उरी गैलर एक आदमी है, इसकी तस्वीर आपके सामने आ चुकी है, वीडियो चल रही है, देख सकते हैं। इसने अभी इंटरव्यू दिया है। ये वही चम्मच मोड़ने वाला शख्स है। इसकी स्पेशलिटी है कि ये देख के ध्यान करके चम्मच मोड़ लेता है। उसने चैनल 14 पर एक इंटरव्यू दिया। कहता है कि ईरान ने ट्रंप के दिमाग में बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की लहरें भेज रखी हैं, जो उसका रवैया बदल रही हैं, इसलिए ये डील हुई है दोस्तों। गैलर ने कहा है कि रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है, ईरान के पास अभी अभी आई है। और किसी ने गैलर से दरख्वास्त की है कि वो अपनी नफ्सियाती सलाहियतों से ईरानी दिमागी कंट्रोल का मुकाबला करे। वो कह रहा है कि मैं मुकाबला करूंगा। वो ये कहना चाह रहा है कि ईरान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने ट्रंप के दिमाग को जकड़ लिया। कितनी हैरान को आप इसकी डेस्परेशन चेक कीजिए। हाँ, एक खबर जो इससे पहले, बहुत पहले मैंने आपको व्लॉग में दी थी, जो कि तस्दीक शुदा है, कि ईरान ने बड़े बड़े माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट हायर किए थे जो ट्रंप के दिमाग को पढ़ते थे, और जो ट्रंप जो पैगाम उनको भेजता था मुज़ाकरात के दौरान, वो अपने साइकोलॉजिस्ट से मशवरा करके ट्रंप को इसका जवाब दिया करते थे दोस्तों। ये तो सच है दोस्तों। लेकिन जरा सोचिए, इजरायली टीवी संजीदगी से यह कह रहा है कि ईरान ने ट्रंप के दिमाग को लहरों से कंट्रोल कर रखा है। अब यहां से अंदाजा कीजिए कि इस वक्त इजरायली ट्रंप पर कितना गुस्सा।
ये उनकी डेस्परेशन की हद है कि जब कोई हकीकत का सामना नहीं कर पाता तो वह ऐसी कहानियां बनाता है दोस्तों। और इस डेस्परेशन में इजराइल अब पहली बार अपनी अलग पॉलिसी बनाने की बात कर रहा है। ये एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आ चुका है इस वीडियो में। नेशनल सिक्योरिटी के वजीर हैं इतमार बिन गवीर, उसने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिकन बहुत मासूम हैं, अगर वो समझते हैं कि ईरानियन अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर देंगे, इसे मनसूख कर देंगे और इजराइल की तबाही के अपने तमाम ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। वो कहता है मुझे लगता है कि वो वक्त करीब आ रहा है कि अब जब इजरायली रियासत को समझना चाहिए कि ये जिम्मेदारी हमारी है, वो वक्त करीब आ रहा है कि जब इजराइल को समझना चाहिए कि उसे शायद इस न्यूक्लियर खतरे के खिलाफ अकेले ही कार्रवाई करना पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है? इजराइल अब कह रहा है कि हम अमेरिका की डील से जकड़े हुए नहीं हैं, हम अपना रास्ता खुद देखेंगे, अपनी ज़रूरत पर अगर पड़ी हमें तो अकेले ईरान पर हमला करेंगे। और यही बात नेतन्याहू ने कही है। उसने आज अपनी फौज से खिताब किया है और कहा है कि हमें अपने हथियार खुद बनाने चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने वो सपोर्ट देने से इनकार कर दिया इजराइल को जो वो इंजॉय किया करता था माजी में, इसलिए वो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। ऐसा है नहीं, वो धमकी दे रहा है। आपको पता है कि इजराइल अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना नहीं सकता, मतलब फॉरेन पॉलिसी बना सकता है लेकिन उसके बावजूद उसको अमेरिका की मदद की ज़रूरत है। देखिए, इजराइल कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई एग्रीकल्चर मुल्क नहीं है, वो अपने हथियार खुद बना नहीं सकता, उसको अमेरिका से फंडिंग दरकार है, उसके पास लोग इतने नहीं हैं, उसको वर्क फोर्स दरकार है दोस्तों। ये सब के लिए वो अमेरिका का मोहताज है। और अब इजरायली लॉबी डेस्परेट होकर ट्रंप को निशाना बना रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा एक कमाल का मकाला लिखा है, वो कहता है जिसमें ट्रंप पे तनकीद की गई। अब सोचिए कि बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ट्रंप के ऊपर पल पड़े। तनकीद क्या है कि वो अपनी ईरान डील बेचने के लिए इजराइल को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ट्रंप और जेडी वैंस इजराइल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू हिजबुल्ला से बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वैंस ने कहा है कि इजरायलियों को अमन के अमल का एहतराम करना चाहिए, वरना अमेरिका मदद करना बंद कर देगा। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का इल्जाम सुनिए। ट्रंप अपने बहुत ही घटिया किस्म के मुआहदे को बचाने के लिए इजराइल को कुर्बानी का बकरा बना रहा है। ये जुबान देखिए जरा, ये समझिए। WSJ जो इजराइल का हमदर्द अखबार है, अब ट्रंप पर तनकीद कर रहा है। ये इजरायली लॉबी की डेस्परेशन है। वो मीडिया में बैठ के ट्रंप पे अब जो है हर तरह का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये दिखाता है कि अब इजरायली लॉबी जो है वो पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। अब आप सोचें, क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका फर्स्ट पे फिलहाल कायम है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। हो सकता है दिखावा हो, क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। अक्टूबर तक तो अमेरिका इजराइल की नहीं सुनता, ये तो बात तय है। अब मैं आपको बताता हूं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। CNN की रिपोर्ट है, अप्रैल में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान एक अमेरिकन फाइटर जेट ईरान के ऊपर उड़ रहा था और उसको तबाह किया गया, उसको गिराया गया। पायलट को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वहां से बचा लिया था, लेकिन गिरने से पहले पायलट ने जो देखा वो हैरानकुन था दोस्तों। अब जरा सुनिए, पायलट ने इंटरव्यू में क्या बताया। उसने कई ईरानी ड्रोन्स देखे जो हवा में मंडला रहे थे, एक साथ हरकत कर रहे थे, जैसे उनको कोई एक ही शख्स कंट्रोल कर रहा, और एक ऐसी फॉर्मेशन में थे जो एक जेलीफिश की मानद नजर आती है। अब आप जेलीफिश को समझिएगा, जेलीफिश क्या होती है दोस्तों। ये एक आपके सामने तस्वीर भी आ चुकी है, आपको पता चल जाएगा जेलीफिश किस तरह काम करती है। अब जरा समझिए, जेलीफिश वो समुद्री मखलूक है जो एक लोथड़े की तरह है, पानी में तैरती है और उसके नीचे जो है वो कई टांगे लटकी होती हैं। पायलट ने देखा कि बड़े ड्रोन्स के नीचे छोटे ड्रोन्स थे जो कि टांगों की तरह लटके हुए थे, सब एक ही जिस्म की तरह हम आहंगी से हरकत कर रहे थे। पायलट ने इसे कहा है कि ये एक रियल एलियन की तरह लग रहा था, यानी ये कोई खलाई मखलूक है, जैसे कोई खलाई मखलूक का जहाज होता है। और ये इतना हैरानकुन क्यों है दोस्तों? सबसे पहले ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो ज़्यादातर सस्ते ड्रोन्स हैं और एक तरफा हमला करते हैं, यानी वन वे ड्रोन्स कहा जाता है उनको, जो तादाद में ज़्यादा होकर किसी भी मुल्क के दिफाई निज़ाम को मफलूज कर देते हैं, उलझा देते हैं। लेकिन ये जेलीफिश फॉर्मेशन, ये एक नई एक सतह की कोऑर्डिनेटेड और खुद मुख्तार सलाहियत दिखाने वाली एक फॉर्मेशन है, जो इंसानी पायलट वाले तैयारों के लिए बराह रास्त बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हुई है। आज से पहले मैंने ऐसी फॉर्मेशन नहीं देखी। अमेरिकन इंटेलिजेंस में
जो है वो बहस चल रही है कि क्या ईरान ने खुद ये टेक्नोलॉजी बनाई है या रशिया या चाइना ने मदद की है। ड्रोन एक्सपर्ट इसको हकीकी एलियन सतह की टेक्नोलॉजी या सलाहियत कह रहे हैं कि ये तो इंसानों के बस की बात ही नहीं है। एक इंसान बैठ के इतने सारे ड्रोन्स को कैसे ऑपरेट कर सकता है, और कहा यह जा रहा है कि मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग का नक्शा बदल देंगी। ये वो ईरान नहीं है जिसे सब कमज़ोर समझते थे, ये एक ऐसा ईरान है जिसकी टेक्नोलॉजी को दुनिया अब स्टडी करना चाह रही है। नाज़रीन, तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें खोल के रख दी हैं। नाज़रीन, आप इस पे कमेंट कीजिए। मुझे पता है कि आपको वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं अभी भी जो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है, ताकि अगली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ फॉलो मत कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव आता हूँ और लाइव कॉल्स लेता हूँ सबकी, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपसे कॉल पे बात हो जाया करेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।